गाइस तो लेकर आए तुम्हारे लिए आज फेक नई वीडियो। और एक वीडियो में बात करेंगे अपने आगे के अनसोल्ड पर। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि अनसोल्ड चल रहा है दुर्गा का इंटर का केमिस्ट्री का, है ना। तो जैसे तुम्हें पता ही सबको कि ये मेरे वाले जो चैनल पे न्यूटन केमिस्ट्री क्लास पे केवल वीडियो आती है ओनली केमिस्ट्री की, ठीक है। और जैसे अगर किसी की डिमांड हो हाई स्कूल वाले बच्चों की या किसी की डिमांड अगर होती है तो फिर मैं उनकी वीडियो बना देता हूँ, बाकी प्रॉपर ये केमिस्ट्री का ही है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो तुम्हें पता है कि अपना दुर्गा का सेट चल रहा था, ये दुर्गा का सेट है इंटर का है, जिसमें मैं कि हमारा जो 3 सेट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और चौथा सेट जो है वो चल रहा था तुम्हारा। तो चौथे वाले सेट में इससे पहले वाली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन बता चुका हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, लेकिन जो बच गए थे क्वेश्चन उनको हम करेंगे इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो अपने अनसोल्ड की ना अपने एक एक वीडियो देखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे इसका, ठीक है। तो चलो चलते हैं। और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर करो दबा के और सब्सक्राइब करो दबा करके। कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कराए ना तो जिसका भी फ़ोन हाथ में पड़ जाए, घर में बाहर में दोस्त का किसका भी पड़ जाए, तो बस लो और सब्सक्राइब करो दबा के, ठीक है। बस इतना काम कर दिया करो मेरा, बस सपोर्ट बनाए रखो यार। अभी अभी थोड़ा सा नया नया है इसीलिए, और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखेंगे, जल्दी जल्दी ग्रोथ कर देंगे फिर तुम्हारे लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट वगैरह ही करेंगे ना। पर अपडेट वगैरह सब कुछ अपडेट होता है यार, तुम्हें पता तो है यार। चलो चलते हैं ना। तो देखो इसमें जो चौथा क्वेश्चन था, इसका चौथे क्वेश्चन का मैंने क्या करा दिया था, और क्वेश्चन था पराशर दाब किसे कहते हैं, तो ये मैं बता चुका था। देन इसके बाद ख है इसका, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो तुम्हें पता ही है, अनसॉल्व पेपर है ना, अनसॉल्व पेपर यूएसपी, समझ गए, अनसॉल्व्ड पेपर, ठीक है। तो इसमें ख जो है वो क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं एक बार। ख मैंने करा दिया था। ख है लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल बनाना माना जाता है, क्यों, स्पष्ट विवरण दीजिए। तो बोला यह है कि जब लोहे पे जंग लगती है ना तो उसे एक विद्युत रासायनिक सेल माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में तो करंट बनता है, तो करंट बनना है तो उसे विद्युत रासायनिक सेल क्यों कहते हैं, जो जंग लग रहा है ना उसको, तो वो बताना है हमें। तो उसका आंसर देखो, देखो अभी क्या है, लोहे पर, लोहे पर जंग लगना, लगना एक रासायनिक, एक रासायनिक घटना है, घटना है। इस घटना में, इस घटना में, घटना में लोहा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व जल के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, आता है, जिसके कारण, जिसके कारण लोहे के इलेक्ट्रॉन वातावरण में मौजूद, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व लोहा, लोहा रासायनिक बंध बना लेते हैं, बना लेते हैं, लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, जाने में
विद्युत उत्पन्न होती है इसलिए इसे विद्युत रासायनिक सेल बनना कहते हैं। अब एक बात समझ लो, हुआ जी, मान लो कि ये अभी लोहा है, मान लो कि जैसे मेरा हाथ है, ये लोहा है, ठीक है, से लोहा मान ले थोड़ी देर के लिए। अब जो लोहा है ना, तो वायुमंडल में कौन, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, तो लोहे के अंदर क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और किसको त्यागेगा, उस ऑक्सीजन को जो उसके कांटेक्ट में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे गए या नहीं गए, और अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो इसका क्या हुआ कि जो आवेश है ना, उसमें एक हलचल उत्पन्न हुई, यानी कि जो विद्युत आवेश है वो प्रवाहित हो रहा है, यानी कि लोहे से ऑक्सीजन तक में वो आ रहा है, कौन, आवेश। अब जैसे तुम्हें पता ही है कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें बेशक बहुत ना के बराबर ही सही, लेकिन विद्युत उत्पन्न होती है, इसमें जो करंट है वो तो बनता है। और सेम काम होता है विद्युत रासायनिक सेल का, उसका भी यही काम है कि वो केमिकल से क्या बनाता है, विद्युत ऊर्जा बनाता है। तो इसमें भी तो वही केमिकल। देखो, तो तुम्हारी थोड़ी सी वीडियो बंद हो गई थी, इसीलिए दिक्कत हो गई। अब समझ लो एक बार, मुझे पता ही नहीं तुम्हारी वीडियो बंद हो गई है, और मैं लगा था कराने के लिए तुम्हारा। चल एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो, उसी सेल में वही सेम चीज घटना होती है, जो जंग लग रही है ना, उसी में भी वही घटना होती है जो कि विद्युत रासायनिक सेल में होती है। क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल का काम क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल का काम इतना होता है कि केमिकल से विद्युत ऊर्जा बनाना। तो सेम चीज इधर भी हो रही है, जब जंग लग रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोहे से निकल के जा रहे हैं, ऑक्सीजन में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसी वजह से क्या होता है कि उसमें भी विद्युत ऊर्जा बनती है। इसीलिए बोलते हैं क्या कि लोहे पे जंग लगना विद्युत रासायनिक सेल का बनना कहलाता है, क्योंकि उसमें भी करंट बनता है, लेकिन चाहे वो बेशक बहुत ना के बराबर बनता हो, लेकिन बनता तो है। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये हाँ, घात था इसका, ये मैंने कर दिया था यार, मैं देख नहीं पाई वीडियो में तुम्हारी, वीडियो बंद हो गई, देखा तो पता चला कि बंद हो गया। तो गए इसमें संयोजक आवन सिद्धांत का प्रयोग करके इनके गुण, इसके और इसके गुण और संरचना सूत्र बताने हैं हमें। और इससे पहले वाला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, मल्टीपल परिष्कृत वाला, ये हट चुका है, ये पार्ट नंबर 6 में था, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, जैसे मैं समझा देता हूँ। अभी फिलहाल तो मेरे पास एक ये यौगिक है ऊपर वाला, मैंने अभी इसके हाथ में लगाया है। यहाँ पे मैंने इसकी दिखाई पहले कौन, ऑक्सीकरण संख्या, जो कि मैंने x मानी, Cn पे होता है 1 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल यहाँ पे 6 तो कर दिया मैंने 6 नेगेटिव। यहाँ पे ऊपर दिख रहा है -4, तो बराबर कर दिया मैंने -4। ये 6 पर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की होगी तो फिर यहाँ कितनी बचेगी, 2 बचेंगे, तो मैंने लिख दिया +2 ऊपर। ठीक है, मैंने करा है फिगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिगर नंबर होता है 26, उसके लास्ट में होता है ये, और H2 3d6। इसके पास 2 चार्ज है, 2 चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं, तो गए किसके पास से वो जाएंगे बड़े वाले के पास, तो यहाँ बचेंगे कितने, 0, और ये हो गया 3d6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तब इसके बाद क्या है कि डी में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मैंने बनाया 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 1 2 3 4 5, और ये दूसरा वाला, ये वाला 6 हो गए। 4n जो है तुम्हारा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि Cn जो है एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डबल कर देना। तो उसने क्या करा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये तो पहले से डबल था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया तो यहाँ पे आ गया, देन ये वाला इसमें आ गया तो यहाँ पे आ गया, तो 2 बॉक्स खाली बच गए, तो भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन 3 बॉक्स में आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अपने पास लिगेंड जो है वो टोटल 6 है, तो हमें 6 बॉक्स खाली चाहिए भी, बिकॉज लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया, किसने दिया, Cn ने, Cn, और यहाँ पे कौन देगा, Cn, मतलब रेड वाले जो है वो सब Cn दे रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा नहीं है, अयुग्मित नहीं है, कैसा नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसलिए क्या है, यह एक रंगहीन व प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, रंगीन यौगिक है। अब रंगीन पूछ रहा है, चमक तो मतलब नहीं हमें, केवल कलर पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, रंगीन यौगिक है क्योंकि इसमें
इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर होगा भाई? चलो आगे देखते हैं। संरचना की बात अभी देख लेंगे हम। तो अभी हाँ, संरचना जो है यानी कि एफ है, इसमें टोटल सी एन कितने 6, तो 6 से लगा देंगे तो संरचना बनेगी इसकी अष्टफल की। ये सी एन और इधर भी सी एन मिला हो गया तो बनेगा ये अष्टफल की। ठीक है, ये तो बोलेंगे हम अष्टफल की। क्लियर? चलो हम देखते हैं। अब लेते इसका नंबर, तो पहले इसकी संख्या निकालनी पड़ेगी हमें, ऑक्सीकरण संख्या। इसकी जब ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी तो सीओ के पास कोई चार्ज नहीं होता है, सीओ के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने 6 है, और जब 6 है तो यहाँ पे 6 क्या होना चाहिए, 6 है इसके पास। ठीक है, अभी जब 6 है ना तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी 6 आ जाएगी, टोटल 6 आ गई। देन अब एफ ई है, सॉरी सी आर मतलब 24, इसके लास्ट में आएंगे 4s2 और देन 3d2। अब देखो यहाँ पे जो हो गया ये इसका नंबर ही 6 है, इसका नंबर ही 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे? 2 ये 2 ये 4 तो वैसे ही हो गए। उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है प्लस मैक्सिमम 4 ही होती है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 6 नहीं होगा। तो ये गड़बड़ है इसमें, और बाकी का फिर से बाद में देख लेंगे, वैसे तो गड़बड़ ही है वो। चलो भी आगे क्वेश्चन चलते हैं ना, आगे क्वेश्चन में गए वो देख लेते हैं। आगे है इसमें एथिल अल्कोहल तथा मेथिल अल्कोहल में विवेचन। देखो ये मैंने पहले करा चुका हूँ परीक्षण में 3 जो मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ, तो देख लेना एक बार तो समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद में 5वें का आपका फर्स्ट है, तो बोला एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिक में कैसे परिवर्तित करेंगे। एथेनॉल मतलब CH3 देन CHO। ठीक है, कैसे परिवर्तित करेंगे? तो ये पॉइंट तुम्हें दे रहा है अलग। पहला बोला ब्यूटेन 1,3 डाइयोल, तो पहले इसी को देख लेते हैं। ब्यूटेन 1,3 डाइयोल, तो फर्स्ट में हमें क्या बनाना है? ब्यूटेन 1,3 डाई और होल। अब समझो पहले डबल आना चाहिए, उसमें कौन आना चाहिए? 2 एल्कोहल आने चाहिए, जो कि फर्स्ट को थर्ड पे आना चाहिए ना। हाँ, फर्स्ट पे थर्ड पे 1,3 डाई। तो देखो हम इसकी कराते हैं क्या? एल्डोल संघनन, यानी कि अभिक्रिया का एल्डोल संघनन, तो फिर एल्डिहाइड में होती है। और होती तब है जब एल्डिहाइड में एक अल्फा हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि अब यहाँ CH3 है और यहाँ C+2 और यहाँ पे H है। ओके, तो इसके में ना 2 अणु लेने पड़ते हैं, 2 अणु लेंगे तभी अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि CH2 और ये H है और ये H यहाँ, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर? तो यहाँ पे प्रेजेंट में रहता है कौन? NaOH। ठीक है, NaOH रहेगा। तो इसमें होता ही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर पहुँचते हैं, ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब होता ही है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव, तो ये वाला जो H है ना, ये पहुँचेगा कहाँ? इसके पास पहुँचेगा। ठीक है, अब देखना एक बार मैं से लिख देता हूँ CH3 देन C, अब यहाँ को पॉजिटिव हो जाना चाहिए। यहाँ पे O है, इसके पास नेगेटिव है, तो कौन पहुँच गया? पॉजिटिव, तो ये पहुँच गया पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो उधर बनेगा तो क्या? CH2 और देन C+2 और ये। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें वो मिलाने के हमें चाहिए था। अभी इनका करना ही क्या? अपचयन करा दीजिए। अपचयन 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 डाल देंगे हम यहाँ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो इसका अपचयन करेगा ना, तो ये बन जाएगा। देखना CH3 C और ये OH CH और यहाँ पे CH2। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो एक H जाएगी इसके पास, तो ये बन गया OH, और एक आ जाएगा इसके पास, ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका जब नाम करेंगे ना,
तो यहाँ से 1 2 3 होते 4, तो 1 3 डाई और आ गए। तो पहला तो हमें मिल गया, दो बार मतलब एक बार 2 एल्डिहाइड है। अब क्या कराएंगे, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा नेगेटिव चार्ज, इसके बाद आगे पॉजिटिव चार्ज। या नेगेटिव बना पहुंचे कौन, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी वहां से। तो मैंने बोला था कि एल्डो अक्रिया तब होती है जब कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये पहुंचेगा ऊपर। मैंने लिख दिया OH करके, अरे सुनाऊंगा जोड़ दिया मैंने, ये वाले ये है ना, अलग मार्कर से जोड़ दूं, रेड वाले कर दूं, ये आपस में जाके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ये इसके साथ जुड़ेंगे और ये जुड़ेगा इसके साथ सीधा। क्लियर हो गया? चलो हम डायग्राम बना के देखते हैं क्या होता है। बोला इसमें ब्यूट टू इनेल, ब्यूट टू इनेल, ब्यूट टू इनेल। अब नेल का मतलब है, तो यहाँ पे ए मतलब एल्डिहाइड आना चाहिए और ई मतलब डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, यानी कैल्शियम बनना चाहिए। तो इसका कराएंगे हम एल्डोल संघनन। देखना ये मतलब जो है ना, इसमें सारी अक्रिया लगभग एक जैसी है। CH2 और यहाँ पे H, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ठीक, फिर से वही अक्रिया होगी कि ये पहुंचेगा इसमें ऊपर और ये दोनों आपस में जाके जुड़ जाएंगे। प्रेजेंट में यहाँ पे NaH रहेगा, क्योंकि एल्डोल संघनन अभी भी हो रहा है। तो CH3 देन C और यहाँ बनेगा OH और ये H, तो ये CH2 और ये CHO। ठीक है, तो ये तो हो गए यहाँ तक। अच्छा देन अब इसका कराएंगे हम संघनन, संघनन, संघनन। इसका मतलब होता है इसमें से H2 को निकालना होता है, तो उसमें प्रेजेंट में रख देते हैं हम क्षारीय यानी अल्कोहलिक OH रख देते हैं हमने। तो यहाँ से निकलेगा ये और यहाँ से जाएगा इसमें से H निकल के, ये वाला H यहाँ पे दोनों, ये देखना भी क्या होने इसका, CH3 देन C और ये H, OH पे चला गया डबल बॉन्ड, देन CH और ये CH है। यहाँ से कौन गया -H2O, OH और इसमें से H, देखो ऐसे करके ऊपर लग देता हूँ ना, ये तो दोनों क्या बना लेंगे, बना लेंगे H2O, बन गया। तो ये आ गया तुम्हारा ब्यूट टू इनेल, ब्यूट टू इनेल। ये आ गया डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है और इनेल मतलब एल्डिहाइड आ रहा है। देन इसके बाद इसमें ब्यूट टू इनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड है ना, तो इसमें भी यही होना है। देखो यहाँ पर तो ये सेम रहेगा, इसका करा देंगे उनका ऑक्सीकरण, करा देंगे इसका ऑक्सीकरण। तो प्रेजेंट में रख देंगे कौन, एक ऑक्सीकारक जो कि होगा KMnO4, KMnO4। ठीक है, तो ब्यूट टू इनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 और देन CH2, CH2 और ये COOH, ये बन गया तुम्हारा ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन यहाँ पे OH तो रहेगा ना, रहिएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे, क्लियर हो गया। ऑक्सीकरण जो तुम पता है एल्डिहाइड टाइम बदल जाते हैं, तो ये कैसे बदल जाते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा। हम देखते हैं आगे है इसमें हॉफमान ब्रोमाइड अक्रिया। तो हॉफमान में हम क्या कराते हैं, वैसे ना 2 नंबर में है, हॉफमान, हॉफमान इसमें पूरा तुम देख लेना, मैं थोड़ा ऐसे लगा दूँ। ठीक है, इसमें लिखते हैं हम इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में बेंजामिन, 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 बेंजामिन प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में
ब्रोमीन की अभिक्रिया अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में एल्किल एमीन के साथ करा दी जाती है ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। जब फिर देखते पहले है ना, तो यहाँ C6H5C और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड O और देन यहाँ पे लगाओगे NH2 क्योंकि एमाइड वाले हैं। अब क्रिया इसमें होगी Br के साथ प्रेजेंट बनेगा NaOH। ध्यान रहे बेटा कि यहाँ पे 4 आते हैं, वो 4 बार अभिक्रिया करानी पड़ती है। मैं तुम पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, तो देखते इसको मजा। C6H5NH2 और यह बनेगा तुम्हारा Na2CO3 प्लस NaBr और प्लस बन जाएगा इसमें H2। तो ये बन गया तुम्हारा बेंजीन अमीन। ठीक है, इस हम इसे बेंजीन अमीन भी लिख सकते हैं, बेंजीन अमीन भी लिख सकते हैं, यानी बेंजीन अमीन लिख दिया मतलब जोड़ के नाम। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी ब्रोमाइड वाली अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं, आगे में क्या बोला है। आगे इसमें युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। अब इसमें क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस पर डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया फिनॉल के साथ करा दी जाती है। फिनॉल के साथ करा दी जाती है जिससे योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। अब देखो जैसे कि ये बनाया मैंने इधर कौन, डाई एल्युमिनियम लवण, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N/Cl। इसके बाद अभिक्रिया होगी जिसकी फिनॉल की, तो मैं यहाँ पे बनाया था फिनॉल की। ठीक है, ये बना दी मैंने कौन, ये बना दी मैंने फिनॉल। तो ये दोनों यहाँ से अभिक्रिया करके निकल लेंगे, जो बचेगा उसे जोड़ देंगे। तो क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इधर कौन, इधर N ट्रिपल बॉन्ड N डाल रहे। ठीक है, और यहाँ पे कौन को सिंगल बॉन्ड लगा के और चलिए दोनों जोड़ दें, हो गई युग्मन अभिक्रिया। इसे कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। दोनों को बस जोड़ना समझिए और उसमें से कुछ नहीं करना समझिए। चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन में पहले वाले अनसोल्ड में करा चुका हूँ, तो देख लेना। ठीक है, पूरा करा दीजिए, बकायदा इसका स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ कराया जाएगा। उसके बाद है पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, तो ये तो हमें हट चुका है पेप्टाइड बंध का मतलब निर्माण। ठीक है, और आगे इसमें
क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो क्वथनांक में उन्नयन प्रवास में पहले दे चुका हूँ, इसका सवाल देख लेते हैं। इसका मूलतः से क्या संबंध है, ये भी मैंने करा दिया था। एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड है। कितना क्लोराइड है? बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, अभी एक मिनट रुको, तो ये भी पहले चेक कर लूं, पता चले बंद हो गई मैं लगाऊं। देखो सवाल में क्या बोला है? बोला है जिसमें एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 डब्ल्यू स्क्वायर दोनों दे रहा है 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड है, यानी कि BaCl2 ये उसमें है। बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला हुआ है, तो ये तो मैं दे रहा कितना 1 किलोग्राम है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू जल में घुला है, तो 373.0832 केल्विन पर उबलता है। तो यानी कि हो गया तुम्हारा टीवी बराबर 373.0832 केल्विन। अच्छा, हमें पता है कि 0 डिग्री जो जल होता है ना वो उबलता है कब? 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 273 केल्विन पे। 273 ठीक है, 273 केल्विन उबलेगा तुम्हारा। सॉरी हाँ 100 पे बोलता है यार, जिनको जम जाता है यार वो, तो ये हो जाएगा 376 केल्विन। ठीक है, बेरियम क्लोराइड वियोजन की मात्रा गणना करनी है, यानी कि अल्फा थर्मा निकालना है। ठीक है, इसने बोला है Kb नीचे दे रहा है सवाल में, Kb इक्वल टू 0.52 और उसने दिया है बेरियम क्लोराइड का अणुभार यानी कि mm, यानी हम इसे कैपिटल M में लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल M बराबर 208.34 ग्राम पर मोल। अब देखो पहले तो देख लो बेरियम जो क्लोराइड है ना BaCl2 जो है वो टूटेगा कैसे? वो टूटेगा Ba में और Cl में। Cl यहाँ पे दो नेगेटिव, इधर Ba पे 2 पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा देखो जब अब क्रिया स्टार्ट नहीं हुई, जब टाइम मैंने ले रहा हूँ कितना 0, T=0, तो इसका मैंने मान लो 1 मोल ले लिया मैंने, तो इसके तो बने ही नहीं होंगे, अभी तो 0 मोल हो जाएंगे। अच्छा, समय जब स्टार्ट हो रहा है कुछ समय बाद, तो इसमें से कुछ घटेगा, वही तो इधर जाके बनेगा, तो अल्फा। तो यहाँ पे 1 अल्फा है तो मैंने कर दिया, यहाँ पे 2 तो मैंने 2 अल्फा कर दिए। अल्फा का मतलब क्या है? वियोजन इस तरह की मात्रा। अब ये टूटेगा तभी तो बनेंगे, तो यहाँ से मान लो मैंने अल्फा टूट रहा है मैंने मान लिया, तो यहाँ पे डबल बनना है और ये सिंगल बनना है। तो यहाँ पे जो आई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वियोजन या सुंगड़न से बाद के मूलों की संख्या बढ़ के प्रारंभिक मूलों की संख्या है। तो प्रारंभ में मैंने कितना माना? 1 मोल मान रखा है, बाद में कितने? तो ये 1 माइनस अल्फा देन प्लस अल्फा देन प्लस 2 अल्फा बटे में प्रारंभिक मूल जो भी 1 मान रखे मैंने, यहाँ से ये कट जाएगा, तो आई स्क्वायर 2 बचेगा कितना? 1 प्लस 2 अल्फा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इसे मिटाई हूँ फिलहाल पर वाले को। ठीक है, इसे तुम नोट कर लेना तब तो। अब जो मैं मान दे रहा है ना वो हमें निकालना पड़ेगा, यानी पहले हमें आई का मान तो चाहिए, हम आई का मान कैसे निकालेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा। चलो देखते हैं, तो आई के लिए हम क्या करेंगे सर? फॉर्मूला लिखता हूँ डेल्टा टीवी क्वथनांक उन्नयन वाला, आई इंटू केवी और इंटू स्मॉल डब्ल्यू। 1000 लेते हैं सब जब वेट हमारा ग्राम में होता है, लेकिन वो दे रहा है किलोग्राम में, हमें देखो तो इसकी है नहीं, ये तो ग्राम में है, तो मतलब मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, एरिया लिख रहा हूँ, इसका अनुपात बटे ये ग्राम में। अब तो ग्राम में होगा तभी तो एरिया लगाएंगे, लेकिन उसने क्या मिल गया किलोग्राम में, तो मैं लिख दिया किलोग्राम में, इसलिए मैंने इस पर 1000 नहीं लगाई है। मुझे यहाँ से चाहिए क्या? आई का मान। मैं क्या करूँगा? सब का बड़ा कर दूंगा, तो डेल्टा टीवी इंटू mm और इंटू कैपिटल डब्ल्यू जो कि होगा में किलोग्राम में, नीचे हो जाएगा तुम्हारा क्या? केवी और इंटू डब्ल्यू स्मॉल होगा। ठीक है, अब देखो जो डेल्टा टीवी है ना, ये 2 तापों का अंतर होता है। अब देखो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं डेल्टा टीवी बता रहा हूँ, हम लोग बता रहे हैं, वैसे तो पता होगा कि टीवी माइनस टी नॉट वी। ठीक है, तो डेल्टा टीवी का मान मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे? तो ये मेरे पास कितना है? 373.0832
और ये कितना 373। तो जब मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 0.832 बचेगा। तो यहाँ से मैं इसका मान यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 0.832 0.0832, ठीक है। एम मुझे दे रहा है कड़ू भार, अब देखो ये 208.34, ये हमें दे रहा है 1 किलोग्राम। केवी का मान दे रहा है हमें 0.42 और इसका मान मुझे दे रहा है कितना, हो गया 12.48, ठीक है। अब इसे कर देता हूँ मैं कैलकुलेटर से, जल्दी से ये हो जाएगा और टाइम बच जाएगा, है ना। 0.0832 इंटू 208.3 हो गया 0.0832 और इंटू 208.34, ये तो आगे 17.33, ठीक है। और इसके बाद इसका गुणा कर दीजिए हम 0.52 इंटू 12.48, ये हो गया हमारा 6.4896। इसका हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.67 आ जाएगा तुम्हारा। चलो कबूल हो जाएगा 2.67, ये हो जाएगा तुम्हारा। फिर आ गया आई का मान, इस चीज का ये 2.67, ओके। अच्छा अब इसमें हमें रखना है, मुझे अल्फा का मान चाहिए था तो मैं रख दूंगा सारे फॉर्मूले में, यहाँ लिख दूँ, देखना आई का मान इसमें लिख दूंगा, ठीक है। ध्यान से तुम नीचे लिखने में तो जगह ना आएगा, सही लिख दूंगा। तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या, अल्फा का मान, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, अल्फा बराबर, ध्यान से देखना, एक इधर आ जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो ये आई -1 बचेगी, 2 बन जाएगी बच गई में, तो ये हो गया आई का मान कितना है 2.67 -1 अपॉन आई का मान बचेगा 1.67 और डिवाइड 2, फिर जब डिवाइड कर देंगे ना तो जो जाएगा 0.83। अगर तुम्हें परसेंट में लेके आना है तो फिर इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 83%, यानी कि अल्फा का मान कितना हो गया अपने पास 83%, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो यहाँ भी चलते हैं। आएंगे इसमें किसी अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि से आप क्या समझते हैं। देखो इसमें दोनों ही परिभाषा दे देनी है, आणविकता की, कोटि की, और आणविकता की और मतलब कोटि दोनों की बता देनी है। उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलो कर लेते हैं, पहले देखेंगे हम आणविकता। आणविकता देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अब तो CaCO3 जिप्सस बनेगा CaO + CO, तो यहाँ पे एक अणु भाग ले रहा है तो आणविकता कहलाएगी कितनी, 1, ठीक है। अगर एग्जाम्पल दूसरा देखें तो H2 + Cl2 जिप्सस इधर बनेंगे कितने 2HCl, तो यहाँ का एक अणु और यहाँ पे एक अणु, तो आणविकता कहलाएगी कितनी 2, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कोटि। कोटि बगला कोटि बोलेंगे
रासायनिक वेग समीकरण में रासायनिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को क्रिया कहते हैं। क्रिया की कोटि कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे आर इसका तो के, मान लो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है। अगर यहाँ पे मान लो पावर एक है, इसकी पावर एक है, तो 40 इकाई कितनी 2। तो 40 जो है वो इनकी सांद्रता पावर होती है। अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसमें बीटा मान लेता हूँ, तो 40 बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग। ठीक है, चलो ये भी हो गए दोनों। इसके बाद देखते हैं, ये भी तो साइड हो गया। चलो आगे देखते हैं। आणविकता कोटि में अंतर बताना है। अंतर क्या है? तो यहाँ पे लिखोगे अंतर। ठीक है, नंबर 1 बोलेंगे इधर आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है जबकि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। फिर अभिक्रिया जो प्रोटीन केवल एक्सपेरिमेंट से निकल के आती है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तब मालूम चलता है कि अभिक्रिया कोटि कितनी है, वरना देख के नहीं बता सकते हैं कितनी है। लेकिन आणविकता बता सकते हैं कि जितने अणु भाग ले लेना तो उसकी आणविकता कहलाएगी। दूसरा है आणविकता कभी भी शून्य या ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकती, परंतु कोटि भिन्नात्मक शून्य हो सकती है। ये हो गया इसका अंतर। ठीक है, और जो सिंपल सी बात है कि जो अणु भाग ले रहे हैं ना, वो कभी मानव में ताने से रहे ना, कभी जीरो होने से रहे, लेकिन कोटि हो सकती है। ठीक है, ये तो केवल क्षमता पर निर्भर कर रही है। अगर क्षमता पर निर्भर करेगी तो कोटि होगी, नहीं करेगी तो फिर पावर उसके जीरो बोल देंगे। जीरो कोटि की क्रिया में तो क्या है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक के अधिशोषण ही तुम्हारे हट गया, पार्ट नंबर 5 था जो हट चुका है हमारे में। ठीक है, उसके बाद है इसमें अथवा में संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। तो धात्विक प्रकृति, इसमें तुम लिखोगे तो भी लिख लेना, इसमें तो छोटे छोटे से। पहला इसमें क्या लिखेंगे हम, धात्विक प्रकृति में लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्व में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, इसीलिए इनमें धात्विक प्रकृति होती है, और इनमें आघातवर्धनी तथा तन्यता का गुण भी पाया जाता है। ये यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा अनुचुंबकीय लक्षण। अनुचुंबकीय तो बोलेंगे क्या, डी ब्लॉक के तत्वों में जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, अर्थात ये चुंबक से चिपकने की क्षमता रखते हैं। अनुऊर्जा का मतलब है कि जब डी ब्लॉक तत्वों के अंतिम कोष में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा द्वारा आयनन ऊर्जा का। डी ब्लॉक तत्वों के अंतिम कोष में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, एक बार पीपीटी चेक कर लूं पहले कितनी बड़ी हो गई है। ओह माय गॉड, ये होगी कमाई करीब 35-40 मिनट की समथिंग, इतना काफी है। इसमें 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है, ओनली 1 है ना। अब देखो एक केवल नाम के लिए बड़ा क्वेश्चन है, इसमें नाम भी है क्रिया भी है। खत्म कर दो फिर मैं, चलो तो फिर बड़ी हो जाएंगे, हो जाती है कमी है। चलो कौन तो बड़ी हो जाए, खत्म करेंगे क्या हो जाए। तो 7 में बोला इसने क्या निम्नलिखित उपयोग उप सहसंयोजी यौगिकों के आयुर्वेदिक नाम बताने हैं। तो पहला है Cr NH3 का होल थ्राइस NCl3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये कौन है, एमीन है, इसका नाम तो तुम्हें याद होना चाहिए, इसका नाम अमीन है। अमोनिया बोलते हैं सिंपल भाषा में, लेकिन लिगेंड के रूप में से अमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इनका रूल होता है, सबसे पहले हम लिगेंडों की संख्या लिखते हैं, उसके बाद लिगेंडों के नाम लिखते हैं, उसके बाद 3 धातु का नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम उनकी संख्या लिखेंगे ना। तो यहाँ पे 3 नाम लिखेंगे हम, कौन, ट्राई, ट्राई, और इसका नाम कौन है, एमीन। तो ट्राई एमीन, और इसका नाम कौन है, 3, यानी जो 3 दिख रहा है ना, तो ये 3 में लिख दिया, यहाँ 3 ये है, तो ये 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और सीआर का नाम क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम। इसकी लिखी जाएगी इसमें ऑक्सीडेट संख्या, जो कि होगी देखो इसकी x मानेंगे, इनकी होगी 0, और यहाँ पे कितनी -3, तो यानी कि ये मैंने अगर x मान ली तो उसकी वजह से -3, पूरे के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बोलते हैं 0, x बराबर हो जाएगा कितना, +3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड, तो ये हो गया इसका पहला नंबर। दूसरा इसमें K3, ये सेकंड था, ये इसका फर्स्ट है, ठीक है। K3 FeC2O बोल का होल थ्राइस, ये ऐसे जरूरी है ना। इसका नाम क्या, पोटेशियम, पोटेशियम। अभी यहाँ पे लिख रहा है 3 है, यहाँ लिखेंगे हम ट्राई, ट्राई इसका नाम होता है ऑक्सिलेट, तो पीछे लगा देंगे ना ऑक्सिलेटो, तो बन जाएगा ये कौन, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। इसका नाम है फेरेट, FRRET, फेरेट। इसकी लिखी जाएगी इसमें ऑक्सीडेट संख्या, तो देखो इसकी मानेंगे हम x, इसके ऊपर होते हैं -2-4, तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ होते हैं एक पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव, तो ये हो गया कहते हैं 3 पॉजिटिव, ये पूरे पे 0 था। तो x बराबर कितना हो गया, -3 बराबर 0, x बराबर हो गया 3 रहेगा ना, ये हो गया हो जाएगा 3, यहाँ लिख देंगे उसमें 3, आगे लिखते हैं थर्ड में है Cu और NH3 का होल 5, NCl, उसके बाद Cl2, ठीक है। तो इसका हम करेंगे तो देखो इसमें कितने आ रहे, 5 पे कौन आएगा, पेंटामीन, पेंटामीन, और कौन है, Cl का नाम है क्लोरो, क्लोरो। अब कौन बच रहा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, इसकी संख्या आएगी 3rd, क्योंकि यहाँ 3 मैंने बताया 0 होता है, यहाँ पे 1 नेगेटिव, इसके 2 नेगेटिव, 2 Cl, 2 नेगेटिव, उधर जाएंगे तो +2 हो जाएगी, हो गया। इसका नाम कौन है, Cl का क्लोराइड, ये हो गया इसका। देन 4th में है CO और NH3 का होल 6 ब्रैकेट 0, Cl और SO4,
ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा पहले 6 को कौन आएगा, हेक्स। हेक्स इसका नाम एमीन, हेक्सामीन। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट और 4 लेग्स पे थर्ड है, बिकॉज एक Cl पे 2 इस पे तो हो जाएंगे, टोटल मिला के 3। इसका नाम हो गया कौन, क्लोरोसल्फेट, क्लोरोसल्फेट। Cl का क्लोरो, SO4 का सल्फेट हो गया क्लोरोसल्फेट। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं, रह गया इसका लास्ट। पांचवा है तो CrH2O का होल 4 और देन Cl2 और ये NO3। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, देखो 4 आ रहा है तो 4 को बनाएगा टेट्रा, टेट्रा एमाइन। अब यहाँ 2 ए नहीं आते, ठीक है, एक ही आएगा टेट्रामाइन। उसके नाम डाइक्लोरो, 2 है ना इसलिए डाई क्लोरो और देन क्रोमियम, क्रोमियम। इसकी लिखेंगे हम संख्या, तो यहाँ आ गया इसका थर्ड, क्योंकि NO3 पे एक नेगेटिव, Cl पे एक नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे 2 Cl है, तो हो गया 2 Cl और उधर एक, इसका 4 हो गया 3 हो गया। तो ये बोला नाइट्रेट, NaITRATE नाइट्रेट। क्लियर, तो यहाँ तक तो ये हो गया खत्म। अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल आसन क्रिया देनी है हमें। तो पहला इसमें बोला हमसे क्या, ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल हमें बनाना है। ठीक है, इसमें हम बनाएंगे यहाँ पहले COOH, ये अपना कौन है, ऑक्सैलिक अम्ल। ये हो गया हमारा ऑक्सैलिक अम्ल। अब इसके बिना करा देंगे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरीन से, CHUOH और यहाँ CHOH और CH2OH, इसका नाम कौन है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। जब इसकी प्रक्रिया होगी, जो प्रक्रिया 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें बन जाएगा, इसमें से जल तो बाहर निकल जाएगा, पहले CO2 में से बाहर निकाल लेंगे देखना भी। तो CH2OO और देन C, और उसके बाद यहाँ पे CHOH और यहाँ CH2OH, उसके बाद ये कार्बन जो बचा है इसके साथ यहाँ COOH। इसे जब गर्म करेंगे यहाँ, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, जो बचेगा वो बचेगा CH2OO, CH2OOCH, उसके बाद CHOH, उसके बाद CH2OH। अब एक बात समझ लीजिए, है ना, देखो अब ये है, मैंने कुछ नहीं करा, ये मैंने ग्लिसरीन जब क्रिया करा, जब क्रिया होगी ना, तो यहाँ से जो H है, तो इसका जो OH है, जो बना देगा क्या, H2। तो देखो जो बच रहा है मैंने वही लिखा, CH2COO, दिख रहा है, ये COO यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद ये जो समूह है ये अलग, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला यहाँ कर दिया मैंने। बाकी का ये पूरा का पूरा ऐसे के वैसे लिख दिया मैंने। इसे कर दिया मैंने गरम, जो गरम करेंगे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल जाएगी, यानी कि CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगी, और ये अपने पास बन जाएगा यहाँ। ठीक है, CO2, ये दोनों CO2 बाहर चले गए। अगला इसमें कौन है, अगला है बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। तो पहले है बेंजोइक अम्ल, इसकी फर्स्ट वाली रिएक्शन थी, सेकंड वाली रिएक्शन। तो C6H5 COOH, ये होगा कौन, बेंजोइक अम्ल। अब क्या कराई हमने NH3 से, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब क्रिया करेगा तो बना देगा लोअर CH6H5 और NH4। तो जब गर्म करेंगे इसमें से निकल जाएगा H2 बाहर, तो बन जाएगा अपने पास कौन, C6H5 और CO और NH। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा बेंजोइक अम्ल था। ठीक है,
अच्छा, अभी आगे इसमें बोला है तीसरे वाले में बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो जैसे थर्ड वाला आपकी देखो यही आएगा C6H5COOH। इसमें हम क्रिया कराएंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड से, इसमें से निकल जाएगा कौन H2, ये बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा वो C6H5COO और उनका जब Ca ऊपर कैल्शियम क्रिया करेगा। अच्छा, अब तो इसका कराएंगे हम क्या आसवन, आसवन वो भी कौन सा वाला, ड्राई वाला, ड्राई आसवन। तो इसमें जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा कौन सी है CO3, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, इसमें से बचेगा C6H5 और CH2, ये हमारा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चौथे में इसने बोला हमसे क्या, इसे बताइए दो पहले। हाँ, जब ऐसी क्रिया बोली ना तुम्हारे पीछे कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने चाहिए तब तुम्हें समझ में आती है, तो मालूम चल जाता है कि इसमें क्या से क्या बन रहा है, तो समझ में आता है। पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर दिक्कत होती है तुम्हें। इसमें कौन सा है, चौथा, चौथा क्या था, एसीटोन से मेसेटिलीन। तो पहले लिखेंगे एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, इसका कराएंगे हम H2 के साथ अभिक्रिया जो कि सांद्र होगा। अब मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी सांद्र इसके जो वो दिखता है ना वहाँ से पहले वाटर निकालते हैं, तो जल बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका नंबर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा चक्रीय यौगिक बन जाएगा, तो यहाँ पे CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 और प्लस बनेगा तुम्हें H2, तो ये बन गया तुम्हारा मेसेटिलीन, जो मेसेटिलीन का फॉर्मूला है। ठीक है, पांचवा है इसमें फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल HCOOH, ये हो गया फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला। अब क्रिया कराएंगे CO के साथ में, बनेगा HCOO का होल टॉइस और यहाँ साथ में रहेगा कौन Ca। अच्छा, अब इसकी जो क्रिया होगी यहाँ पे CH3COO का होल टॉइस और कैल्शियम इधर है, इसी के ऊपर इधर है, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा कौन CaCO3, तो बन जाएगा 2CH3CHO। इसके उपक्रिया करा देंगे हम Ag2 से, Ag2 से उपक्रिया होगी तो यहाँ से निकल जाएंगे कौन Ag परमाणु, दो जो है वो नीचे चले जाके बैठ जाएंगे सीधा। तो इसमें से क्या बनेगा अपने पास CH3COOH प्लस Ag जो है ना वो नीचे चले जाके बैठा है, तो बन गया तुम्हारा ये। ठीक है, अच्छा, अब आगे इसमें एक कार्बनिक यौगिक A, इसमें कार्बन 32% है, हाइड्रोजन 6.6 है और नाइट्रोजन ये है। ठीक है, अणुवर्ष के अपचयन से एक प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। A तथा B की संरचना तथा नाम कण सूत्र ज्ञात कीजिए। और ठीक है, देखो ये जो है ना फर्स्ट ईयर का है, ये जो है वो फर्स्ट ईयर का है, तो इसमें हम निकालते क्या मूलक संरचना, मूलक संरचना से सोचते हैं फर्स्ट ईयर का, से छोड़ देना। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। ग्लूकोज तथा अंतर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्लूकोज तथा सुक्रोज, स्टार्च तथा सुक्रोज, तो ग्लूकोज तथा स्टार्च, ये तीनों में अंतर पूछ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इस वाले को मैं अगली वाली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि वीडियो पर बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं तुम्हें कल बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करूँ जरूर करें, जैसे ही और लोगों तक भी पहुँच पाए। ठीक है, और ध्यान से शेयर का विशेष ध्यान रखो, शेयर का और सब्सक्राइब का। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, फिलहाल के लिए बाय बाय।